देखो, आज हम लोग सीए इंटर में ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट शुरू करने जा रहे हैं। एडवांस अकाउंट्स, और इसमें बेटा हम लोग सबसे पहले चैप्टर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स। हेडिंग बनाइए जरा सब लोग। टॉपिक का नाम है बाईबैक ऑफ शेयर्स। बाईबैक ऑफ शेयर्स, और इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, चलो तो अब इसमें फटाफट लिखना शुरू करिए। एज पर द प्रोविजन of section 68, buyback of share means cancellation of share second point, it is done to increase percentage of holding of promoters in the company. But all the condition as specified prior to buyback of shares. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, the main objective of section 68 is to protect the interest of outsiders. The interest of outsiders. आगे लिखिएगा बेटा, फोर्थ पॉइंट, फॉलोइंग टू मेन कंडीशन should be satisfied before making any payment to equity shareholders. Before making any payment to equity shareholders. आगे लिखेंगे कंडीशन 1। कंडीशन 1, इसमें लिखिएगा
The company should issue new share of different kind equal to face value of buyback of equity share इसी के नीचे लिखना बेटा सेकंड पॉइंट डिफरेंट काइंड मीन्स प्रेफरेंस शेयर different kind means preference share or condition 2 कंडीशन 2 है कंपनी should create capital redemption reserve out of its free reserve. Free reserve means general reserve and profit and loss account. Free reserve means जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आगे लिखेंगे एक नोट, इसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट एज पर द रूल्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व shall be considered as free reserve for the purpose of buyback of share second point CRR can be arranged to the face value of buyback of combination of condition 1 and condition 2 also. Condition 1 and condition 2 also. अब 2-3 एंट्री लिखेंगे बेटा, फिर मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा. तो अब इसके बाद लिखोगे जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज लिखिए. इसमें पहली एंट्री है व्हेन बाईबैक ऑफ शेयर
इज ड्यू, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट being capital made due for buyback सेकेंड पॉइंट लिखिएगा फॉर न्यू इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीइंग न्यू इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल made or free reserve account debit to CRR being CRR created और आखिरी एंट्री में पेमेंट करवा देंगे तो इसकी हो जाएगी एंट्री ऑन पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट to bank account being due amount paid being due amount paid और इसमें लिखेंगे बेटा आगे पॉइंट टू रिमेंबर में यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री रिजर्व में पहले यूज करेंगे हम लोग जनरल रिजर्व उसके बाद यूज करेंगे पीएनएल और फिर यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम ठीक है लिख लिया चलो अब देखो आगे अब सब लोग सामने देखिए बेटा अब ध्यान से सुनना सारा कंसेप्ट अब बताने जा रहा हूं मैं क्या है इसमें देखिए हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया बाई बैक ऑफ शेयर्स अब खूब ध्यान से सुनना अब कंसेप्ट बताने जा रहा हूं हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया बाई बैक ऑफ शेयर्स अब बाई बैक ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है पहले ये सुनो फिर हम आगे बढ़ते हैं आप बताओ पहले इंडिया में ट्रेंड क्या है बेटा सबसे पहले कोई पर्सन एक शॉप ओपन करेगा उसमें वही मालिक है वही नौकर है
फिर धीरे धीरे शॉप आगे बढ़ेगी तो वो कुछ एम्प्लॉय को हायर कर लेगा, वो खाली पैसे गिना करेगा, बाकी सबसे काम कराएगा। फिर शॉप और आगे बढ़ेगी तो क्या करेगी, मतलब और डिमांड आने लगी तो इसकी कुछ ब्रांचेस ओपन करेगा, मैनेज करने का प्रयास करेगा। और ज्यादा लेवल पे अगर बिजनेस करना है तब क्या करना होगा, तब अपनी शॉप को या यूं कहो अपने बिजनेस को उसको बेटा कंपनी में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। फिर शेयर मार्केट में उसकी लिस्टिंग करवाएगा, लिस्टिंग करवा के वो अपनी कंपनी का शेयर इशू करेगा, अब जैसे ही शेयर इशू करेगा बेटा, तो शेयर इशू करते ही उसके पास पैसे आने लगेंगे कंपनी ऑपरेट करने के लिए। सोचते जाओ, क्या बताया मैंने, क्या ट्रेंड है इंडिया में। पहले कोई बिजनेस ओपन करता है तो वो खुद ही सारा अकेले बिजनेस मैनेज करता है। फिर जैसे बिजनेस बड़ा हुआ उसने 2-4 एम्प्लॉय रख लिया, बिजनेस और बड़ा हुआ तो वो क्या करेंगे, पैसे की जरूरत होती है, पैसा लाया कहां से जाए, सबसे आसान तरीका है कंपनी बना लो, मार्केट में लिस्टिंग कराओ, शेयर इशू करो, शेयर इशू करेंगे तो पैसे आ जाएंगे। अब आप बताओ मुझे, यहां देखो, पहले जब वो सोल प्रोप्राइटर था तो 100% शेयर उसी के पास थे, सारे प्रॉफिट या सारे लॉस पे उसी का अधिकार होता था। जब उसने अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया तो उसने अपने शेयर्स दिए बेच। बोलो बेटा, अब उसके पास 100% शेयर्स नहीं होंगे ना। मान लो मैं एग्जांपल में ऐसे ले लेता हूं कि उसके पास 30% शेयर्स हैं, या मान लो 40% शेयर्स हैं, 40% शेयर हैं, तो इसका मतलब जितना प्रॉफिट आ रहा है 40% उसको मिलेगा, 60% जो अदर शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलेगा, अदर शेयर होल्डर्स जो हैं उनको मिलेगा। बोलो, पहले इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे सुनना, इतनी बात अगर क्लियर है तो अब तीसरी बात देखना। अब एक बात बताओ, जो बिजनेसमैन था मेरे एग्जांपल में, उसके पास कितने शेयर्स बचे? 40%। अब बताओ, कंपनी में तो लगातार पैसे की जरूरत होती है ना, आगे भी पैसे की जरूरत आएगी, तो फिर आप यही करोगे, शेयर्स इश्यू करोगे, पैसे लाओगे, शेयर इश्यू करोगे, पैसे लाओगे। तो एक दिन ऐसा होगा कि जिसने बिजनेस को शुरू किया था, जिसको आप कंपनीज एक्ट में प्रमोटर बोलते हो, प्रमोटर ही तो हुआ नहीं है, ये प्रमोटर आ जाएगा माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी में तो यही हो गया, 60-40 का रेशियो हो गया। मान लो बेचते बेचते 10% शेयर उसके पास रह गया, 90% शेयर बाकियों के पास रहे। तो अब बताओ मुझे एक बात, बताओ सब लोग, किसी कंपनी का ओनर कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन कंपनी को ऑपरेट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोलो बेटा, अब बताओ, शेयर इशू करते करते इनके पास 10% शेयर रह गए, 10% शेयर रह गए, तो कंपनी का ओनर होता है इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन ऑपरेट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऐसा हो सकता है ना कि किसी मीटिंग में इसी को बाहर कर दिया जाए, जैसा फ्लिपकार्ट में इंडिया में हो चुका है। जिसने फ्लिपकार्ट बनाई उठा के उसी को बाहर कर दिया। तो हुआ क्या? अब सोचना ऐसे बेटा, तभी समझ में आएगा, यही बेसिक है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ बेटा, क्लियर हो रहा है? फटाफट लिखते रहना। ठीक है, चलो अब देखो क्या बताया मैंने बेटा। ये बताओ, मैंने अगर एक बिजनेस, जैसे फ्लिपकार्ट वाले ने बिजनेस शुरू किया, तो वो क्या करता है? पैसे की जरूरत हर बिजनेसमैन को होती है। नया बिजनेस शुरू करना है तो पैसा चाहिए, पुराना बिजनेस है तो उसको अपग्रेड करने के लिए, है ना, उसकी ब्रांचेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। तो बताओ, किसी बिजनेस का अकेले मैं मालिक था, अब मैं आप लोग को शेयर इशू करता जाऊं तो एक टाइम आएगा मैं माइनॉरिटी में हो जाऊंगा। और अपने इंडिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उठा के उसी को बाहर कर दिया जिसने कंपनी बनाई। विदेशों में ये पॉसिबल नहीं है। जैक मा के बहुत कम शेयर है अलीबाबा में, है ना। जेफ बेजोस के कम शेयर हैं अमेजोन में, लेकिन उनको वहां की गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, बाहर नहीं कर सकते। कहते हैं आदमी में कुछ तो बात थी, इतनी बड़ी कंपनी बना दी। तो इंडिया में क्या होता है? इंडिया में ऐसे होने लगता है। अब समझना बेटा, अब यहां से अपना चैप्टर शुरू होता है। यहां अब देखो, जो ओनर था, जो प्रमोटर था, उसको डर लगता है कि मैं अपना शेयर इशू करता जा रहा हूं, कहीं मुझे ही ना उठा के बाहर कर दें। तो उसने क्या किया बेटा? उसने कहा ऐसा करता हूं, मार्केट्स में अपना शेयर मैं खुद ही खरीद लेता हूं। खुद खरीदने पे क्या होगा? जैसे मान लो बेचते बेचते उसके पास 10% की होल्डिंग बची थी, तो वो कहता है अगर हम 10-20% और खरीद लें
तो हम ऐसी तो सिचुएशन नहीं होगी कि उठा के हमको बाहर कर देंगे, मेरा एक इंटरेस्ट रहेगा ना, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जिसको आप पढ़ते हो, समझ आया? तब ऐसे में क्या होता है, जो प्रमोटर है वो अपना शेयर मार्केट से खुद खरीदता है, तो जब खुद खरीदता है बेटा तो उसी को बोलते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स। समझ में है बाईबैक ऑफ शेयर्स क्या है? क्या बताया मैंने बेटा? बाईबैक ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है? जल्दी बेटा। बाईबैक ऑफ शेयर्स का मतलब है, बाईबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? बाईबैक ऑफ शेयर्स का मतलब है कि किसी बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत होती है तो वो अपना शेयर इश्यू करता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसको खुद डर लगता है कहीं मैं बाहर ना हो जाऊं, तो वो मार्केट से अपने शेयर खुद खरीद लेता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बाईबैक ऑफ शेयर, उसी को बोलते हैं बाईबैक ऑफ शेयर। बताओ यहां तक बात समझ आई? अच्छा अब सुनो आगे, ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है? अब सुनो इसमें दिक्कत क्या होती है, देखो अब दिक्कत समझो, बताइए मुझको बेटा। जैसे मैंने एक बैलेंस शीट बना दी, जब भी हम लोग समझेंगे पढ़ाई तो कंपनी अकाउंट की हो रही है, बैलेंस शीट ऐसे ही बनाएंगे। अब बताओ, मान लो इनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है, लोन है, बैंक से कोई चल रहा है, इधर फिक्स्ड एसेट हो गए, करंट एसेट हो गए, ये मान लो बैलेंस शीट टैली हो रही है, 100 इसका टोटल आ रहा है। अब आप बताओ बाईबैक ऑफ शेयर का मतलब क्या हुआ? जो शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर का मतलब क्या हुआ? जो शेयर मैंने कभी इश्यू किए थे वो शेयर अब मैं खरीद रहा हूं। मुझे बताओ शेयर इश्यू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, पैसा आता है। अब बाईबैक करने की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक होगी कि नहीं? अब आप बच्चे बताओ, सोचना मेरे साथ साथ, बताओ जब शेयर खरीदेंगे मार्केट से तो कंपनी से कैश का आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, तो ये देखो अब हो क्या रहा है, देखो जो हमारे बकायेदार हैं आउटसाइडर्स, इनका पैसा एज इट इज पड़ा हुआ है, हम शेयर खरीदे जा रहे हैं। समझ पा रहे हो? बाईबैक का मतलब क्या हुआ? जब किसी ने, जिसने अपने शेयर इश्यू किए थे, अपना शेयर खुद खरीद लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बाईबैक ऑफ शेयर। जब बाईबैक करोगे तो रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, किस बात के लिए? शेयर खरीदने के लिए। और वहीं पे लोन की पेमेंट बकाया है, डिवेंचर की पेमेंट बकाया है, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट बकाया है। आप जानते हो, आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे अभी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। कौन सा? अब लिक्विडेशन में क्या लिखा है, देखो कितने सारे चैप्टर एक साथ कनेक्ट होते हैं। उसमें लिखा है अगर कोई कंपनी बंद होगी तो वो सारे एसेट को बेच देगी, लायबिलिटी की पेमेंट करेगी, जहां पैसे खत्म वहीं लिक्विडेशन बंद। फिर कंपनी को कोई कोर्ट में नहीं लेके जा सकता पेमेंट करवाने के लिए। अब सोचो जरा, बताओ मुझे, अब इस कंपनी का प्रमोटर क्या कर रहा है? वो अपने फायदे के लिए शेयर अपने खुद खरीद रहा है, तो कंपनी के रिसोर्सेज जा रहे हैं। कल को अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो इसका पैसा बाकी रह जाएगा, इसका पैसा बाकी रह जाएगा, इसका पैसा बाकी रह जाएगा। बोलो बेटा। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट में बनाया गया है सेक्शन 68। समझ में? अब वही आप पढ़ने जा रहे हो कि व्हाट इज सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसको हम बोलते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स। सबको क्लियर हुआ? अब बताओ कुल मिला के क्रक्स क्या है? एक आदमी कंपनी शुरू करता है, शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए शेयर इशू करता है, शेयर इशू करता है तो पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी में ना हो जाए, कंपनी से बाहर ना हो जाए, उसको डर लगता है, तो अपना राइट बचाने के लिए बाजार से शेयर खुद खरीद लेता है। जब वो शेयर खुद खरीदता है तो इसी को क्या बोलते हैं? बाईबैक ऑफ शेयर। जब बाईबैक करेगा तो कंपनी के रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो उसमें क्या होगा? जो हमारे क्रेडिटर्स हैं बेटा, ये अनसिक्योर्ड हो जाते हैं कि अगर इन केस कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो हो सकता है इनको पेमेंट ही ना हो पाए। तो इनको बचाने के लिए कंपनीज एक्ट में बनाया गया सेक्शन 68। कोई डाउट यहां तक? ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब देखो वही 68 आप पढ़ने जा रहे हो। लीजिए अब देखिए क्या लिखा है यहां पे। हमने लिखा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 बाईबैक ऑफ शेयर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर। कैंसिल ही तो हुआ। देखो मैंने हिस्सेदारी आपको बेची थी तो शेयर इश्यू हुआ था, खरीद ली, तो अब सब मेरा हो गया ना, शेयर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और इट इज डन टू इंक्रीज द होल्डिंग ऑफ प्रमोटर इन द कंपनी बट ऑल द कंडीशन आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 68। 68 में जितनी कंडीशन लिखी है सब सेटिस्फाई होनी चाहिए। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्शन 68 का? कि आउटसाइडर के राइट को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए। मैंने सारी बातें यही बताई आपको। और अब देखो बेटा क्या लिखा है सेक्शन 68 में, लिखा है कोई भी बाईबैक
कैसे करेगा वो हमें यहां पे पढ़ना है। तो अब मैं ये बताने जा रहा हूं, चलो बताओ मुझे। सबसे पहले ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। बाई बैक का मतलब क्या होता है, सेक्शन 68 क्यों बनाया गया, अब उसमें क्या है वही लिखना है। देखो चैप्टर तो बड़ा आसान है, चलो एक बार फिर से बता दो। शेयर इश्यू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो पैसा वापस करने की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, यही तो होगा ना। लेकिन अब वहीं पे कंपनीज एक्ट आ जाता है, वो कहता है ये एंट्री नहीं डालने देंगे। ये बताओ जो शेयर खरीद रहे हो उसका पैसा जहां से हम कहेंगे वहां से लेके आओगे, जिससे कंपनी के रिसोर्सेज बचे रहे, आउटसाइडर की पेमेंट हो, वही आप पढ़ने जा रहे हो। ये देखो अब यहां, तो ये पहली चीज पढ़ी। अब देखो क्या क्या कंडीशन है। पहला देखिए क्या है बेटा, समझिएगा। अब मुझे बताओ इसमें समस्या क्या आ रही है, सोचो मेरे साथ साथ। जब शेयर्स बाईबैक होंगे तो कंपनी के रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। अगर वो रिसोर्सेज कहीं और से आ जाएं, जो रिसोर्सेज थे वो रहें, पेमेंट करने के लिए कहीं और से पैसा आ जाए, तब तो रिसोर्सेज मेंटेन रहेंगे ना, तब तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेक्शन 68 में लिखा है क्या, कहते हैं तुम्हें अगर इक्विटी इशू करना है तो तुम प्रेफरेंस इशू करो, वहां से जो पैसा आएगा उससे इक्विटी का बाईबैक कर लो। समझ आया ना क्या लिखा है, ये बैलेंस शीट से समझो। बैलेंस शीट से क्या क्या बताया मैंने कहा जैसे मान लो इक्विटी शेयर का बाईबैक करना है, तो बाईबैक करने के लिए पैसा चाहिए, तो कहते हैं ऐसा करो प्रेफरेंस शेयर इशू करो। जैसे मान लो 100 का बाईबैक करना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर इशू करो। आप बच्चे बताओ प्रेफरेंस शेयर इशू करने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पैसा आ गया। कहते हैं अब जब पैसा आ गया तो उसी से अपना इक्विटी शेयर बाईबैक कर लो, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। बात समझ में आई। तो सेक्शन 68 कहता है कि अगर इक्विटी शेयर होल्ड का बाईबैक करना है तो बाईबैक करो, बाईबैक प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन जैसे सेक्शन 68 में लिखा है वैसे करो। कैसे, कहते हैं अगर कंपनी के पास पैसे नहीं हैं तो कंपनी क्या करे, डिफरेंट काइंड का शेयर इशू करे। क्या बोला बेटा, दो ही तो काइंड होता है, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। तो जब इक्विटी का बाईबैक कर रहे हो तो डिफरेंट काइंड क्या बना, प्रेफरेंस ना। तो ये देखो कंडीशन लिखी गई, क्या कहते हैं, कंपनी शुड इशू न्यू शेयर ऑफ डिफरेंट काइंड इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। जितने की फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू के बराबर का क्या इशू करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट काइंड को मैंने जानबूझ के यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। डिफरेंट काइंड का मतलब हो गया प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर पैसे चाहिए तो पैसे कहां से लेके आओगे, नए प्रेफरेंस शेयर इशू करो, वहां से जो पैसा आएगा रिडीम कर दो। तो अब आप बताओ बेटा, अब आप बताओ यहां पे ऐसे ही तो हो गया ना। एक सेकंड बेटा बस। देखो अब आप बताओ, यहां पे ऐसे ही हो गया ना, स्क्रीन पे देखो कि मुझे इनके पैसे लौटाने थे तो मैंने आप लोगों को शेयर बेचे, आपसे जो पैसा आया इन लोगों को वापस कर दिया, तो मेरी जेब में जो था वो है ना। सोचो, तो यहां पे क्या हो गया, कंपनी प्रोटेक्टेड है। तो ये लिखा है सेक्शन 68 में, ये पहली कंडीशन है। बताओ इतनी बात ठीक है। अब दूसरा सुनो, क्या, अब मान लो कोई कंपनी कहती है, अब बताओ अभी तक क्या पढ़ा आपने, बाईबैक करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, कहां से, प्रेफरेंस शेयर से। अब मान लो कोई कंपनी कहती है हमको नहीं चाहिए प्रेफरेंस शेयर, हमारे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, हमारे पास रिजर्व्स में इतने पैसे पड़े हैं कि हम इक्विटी का बाईबैक कर लेंगे, उसके बाद भी सारे क्रेडिटर की पेमेंट करने भर का पैसा है, तो हम नहीं करेंगे। तो बेटा, तो सेक्शन 68 कहता है ठीक है, नहीं करोगे तो ऐसा करो, सीआरआर बनाओ, सीआरआर बनाओ, फिर वहां से रिडीम करो। अब ये मैं समझाऊंगा तब क्लियर होगा। तो इसका मतलब बताओ कुल मिला के कैसे कैसे बाईबैक हो सकता है, दो तरीके से, एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, दूसरा इंटरनल फाइनेंसिंग। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ, हम प्रेफरेंस शेयर इशू करें, वहां से जो पैसा आया उससे वापस कर दिया। दूसरा इंटरनल फाइनेंसिंग, अगर हमें जिद है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमको नहीं इशू करना, तो हम इंटरनल फाइनेंसिंग मतलब अपने फ्री रिजर्व से पेमेंट कर देंगे। अभी समझाता हूं ये क्या है, ठीक है। और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्या है तीसरा, मतलब सारे पैसे नहीं है तो थोड़े पैसे इशू कर दिए, थोड़े पैसे रोक, मतलब थोड़े पैसे रिजर्व से निकाल लिए। अब बताओ पहले इतनी बात समझ में आई।
तो अब बताओ, यहां तक बताओ चैप्टर का कंसेप्ट क्या है। अगर हम अपनी शेयर होल्डिंग में बचाना चाहता हूं कंपनी में, तो मैं शेयर खुद खरीदूंगा, जिसको क्या बोलते हैं, बाई बैक। उससे रिसोर्सेज का क्या होगा, आउटफ्लो। तो रिसोर्सेज, तो मेरे क्रेडिटर्स प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। तो उसके लिए सेक्शन 68 में क्या लिखा है, अगर इक्विटी का बाई बैक करना है तो क्या करो, प्रेफरेंस इश्यू करो, वहां से पेमेंट कर दो। तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज बचे रहेंगे। दूसरे में कहा है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो क्या करो, उतने का सीआरआर बनाओ और फिर पेमेंट करो। अब ये सीआरआर क्या है मैं समझाता हूं, देखना खूब ध्यान से समझना बेटा, यहां बड़ी कंफ्यूजन है सबको। ये देखो इधर देखिएगा, अब ये मेन कंसेप्ट है। देखो, जैसे मान लो किसी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है मान लो 200 की, उसके पास डिवेंचर पड़े हैं, ये डिवेंचर हटाओ, जो अपने काम का है वही देखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है 1000 का, और उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग है 100 की, अदर एसेट है, इधर का टोटल अपने पास 1300 आ रहा है, तो इधर का भी 1300 करके इसको कर दिया 1200। मान लो ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है। अब कंपनी क्या करना चाहती है, बाईबैक करना चाहती है। तो बाईबैक करने के लिए, जैसे मान लो कंपनी बाईबैक करना चाहती है 200 के शेयर्स, कितने के बेटा, 200 के, या मान लो 60 का बाईबैक करना चाहती है, कितने का, तो 60 का बाईबैक करेंगे। तो इधर देखो, यहां से 60 कम हो जाएगा ना, तब ये 40 ही तो रह जाएगा, शेयर कैंसिल होता है ना बाईबैक करने में। अब आप बताओ, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट। तो अगर लायबिलिटी साइड में चेंजेस आएंगे तो एसेट साइड में भी तो करेस्पॉन्डिंग चेंजेस आएंगे। तो अगर ये कम होगा तो ऑब्वियसली इधर भी कम होगा, और इधर कम होगा ही क्या, पैसा जाएगा, कैश कम होगा। सोचो, कैश कम होगा, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या बताया गया, अब उसके लिए कहा गया, देखो कहा गया अगर इक्विटी शेयर रिडीम, अगर या इधर मैं लिखता हूं 100, अगर इक्विटी शेयर मान लो 40 के बाईबैक करने हैं, तो उसके लिए एक तरीका यह है, नए प्रेफरेंस शेयर इशू करो। नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए, मान लो 40 के इशू कर दिए, तो हमारे पास कैश आ गया 40 का, बोलो बेटा। अब इस 40 से उठा के इनकी पेमेंट करवा दी, कंपनी की रिसोर्सेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या था, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। क्या था, अब सुनो, इंटरनल क्या है, देखो इंटरनल क्या है, जैसे मान लो 100 के इक्विटी शेयर हैं, 40 का बाईबैक करना है, कंपनी कहती है नहीं हम शेयर नहीं इशू करेंगे, नए शेयर नहीं इशू करेंगे। तो उनसे ये कहा गया, देखो फिर ऐसा करो, अपने फ्री रिजर्व में से, मान लो ये सारे के सारे फ्री रिजर्व थे, कहते हैं फ्री रिजर्व में से उतना पैसा निकाल लो, निकाल के उतने का सीआरआर बना दो। क्या करेंगे बेटा, अच्छे से इन्वॉल्व रहना और समझना इस बात को, ठीक है। देखो क्या करना है, 1000 का फ्री रिजर्व था, उसमें से उतना पैसा निकाल लेंगे जितने का इक्विटी शेयर का बाईबैक करना है। तो यहां कितना बचा, 960, बोलो। अच्छा, लेकिन सीआरआर आ गया कितने का, 40 का आ गया ना। और अब कहते हैं 40 का सीआरआर आ गया, तो अब इनकी पेमेंट करवा दो। किसकी पेमेंट करवा दें, अब इक्विटी की पेमेंट करवा दें। अब इस कंसेप्ट को समझना, देखो अब आप लोग को ऐसा लगता है, अच्छा इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये रिजर्व है, रिजर्व में 1000 पड़े थे, आप लोग ऐसे सोचते हो रिजर्व ये है, इसमें 1000 पड़ा था, इसमें से 40 निकलवा के कहीं रखवा दिया, उसी में से पेमेंट करवा दी। ऐसा कुछ नहीं है। अब समझना यहां क्या होता है, बताओ हम इक्विटी शेयर कैसे बाईबैक करना चाहते हैं, इंटरनल फाइनेंसिंग से। तो क्या बोलता है कंपनीज एक्ट, देखो कैसे फंसाता है, कह रहा है ऐसा करो, फ्री रिजर्व में से उतना पैसा निकाल लो, ठीक है, और इक्विटी शेयर का बाईबैक कर दो, इक्विटी शेयर का बाईबैक कर दो। बाईबैक कर देंगे तो ये इतना रह जाएगा। अब सुनो ये हुआ क्या, हुआ ये, देखो खूब ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो अब जब मुझे इक्विटी शेयर बाईबैक करना होगा तो पहली एंट्री बनती है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पहली एंट्री बनी। ये हम ड्यू करवाते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब रिजर्व से निकालेंगे पैसे तो रिजर्व डेबिट होंगे, कौन क्रेडिट होगा, सीआरआर। अब आप सोचो 2 मिनट के लिए, बताओ रिजर्व किसका, इसी कंपनी का, सीआरआर किसका, इसी कंपनी का। तो ये पैसे नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, ये बस एक एंट्री डाल रहे हैं। पैसे थोड़े ना, कहीं पैसे का आउटफ्लो थोड़े ना हुआ है, एक रिजर्व कम करके दूसरा रिजर्व बढ़ा दिया, कंपनी के रिसोर्सेज वही हैं। अब क्या करेंगे, ये देखो आगे, अब पेमेंट करवा देंगे, पेमेंट करवाएंगे तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। अब आप यहां देखो, इक्विटी शेयर होल्डर
मतलब अब इक्विटी की पेमेंट हो गई ना। अब अगर आप यहां देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट थी, अब डेबिट हो गई। होल्डर क्रेडिट डेबिट कैंसिल हो गया, पेमेंट चला गया, रिजर्व कम हुआ, सीआरआर बढ़ गया। यही तो हुआ ना। तो अब पहले अच्छे से दिमाग में ये बैठा लो, जब सीआरआर बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता एक जगह से पैसे निकाल के दूसरी जगह ले जाते हैं, बस कंपनी एक एंट्री डाल देती है। पहले बताओ ये बात समझ में आई। अब दूसरी बात सुनो जो मेन पॉइंट है, सर ये एंट्री डालते क्यों है, इससे क्या फर्क निकला। लो अब सुनो, ये लॉजिक देखना बेटा, देखो कितना बढ़िया लॉजिक है। ये एंट्री क्यों डालते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, सुनिए। इसके पीछे लॉजिक ये है, बताओ मुझे बेटा, मुझे बताओ। ये जो रिजर्व था, यही बगल में बैलेंस शीट बनाता हूं पुरानी वाली। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 100 की थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 200 की थी, फ्री रिजर्व हमारे पास 1000 के थे, 1000 के थे, लैंड एंड बिल्डिंग 100 की थी, बाकी अदर एसेट 1200 के थे। ये ऐसे था। अब मुझे सब बच्चे बताओ, जरा जवाब दो, ये फ्री रिजर्व पे किसका अधिकार था, मालिक का। अरे किसी के भी रिजर्व पे किसका अधिकार होगा, ओनर का। कंपनी में ओनर को क्या बोलते हो, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कितने होते हैं, 2, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस खाली नाम का मालिक होता है, असली मालिक कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि प्रेफरेंस को तो पैसा चाहिए ही चाहिए ना, इवन इन केस ऑफ लॉसेस। बताओ बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां देखो, बताओ, ये बताओ इस रिजर्व पे अधिकार किसका था, इक्विटी का ना। अब ये बताओ, इसका मतलब इक्विटी वालों का पैसा निकाल के, इक्विटी वालों का पैसा कहीं और यूज कर लिया जा रहा है ना, तो इक्विटी वालों का नुकसान हो रहा है। तो कंपनीज एक्ट ने क्या किया, कहते हैं जितना पैसा इसमें से यूज कर रहे हो उतने का सीआरआर बना दो। कितने यूज किए, 40, सीआरआर बनवा दिया। अब ये सीआरआर क्या है, सुनना। अब सीआरआर में जो पैसा चला गया उससे इक्विटी को बोनस दिया जा सकता है। क्या बोला मैंने, जितने पैसे सीआरआर में चले जाएंगे उतने पैसे का हम इक्विटी को क्या देंगे, बोनस। तो ये बताओ, ये 40 रुपए थे किसके, इक्विटी के। आज निकाल के काम चला लिया, लेकिन कंपनीज एक्ट ने जानबूझ के उसको भेज दिया कहां, सीआरआर में। अब वो सीआरआर में दाग धब्बे की तरह वैसे लगा रहेगा। कब तक, अगर इसको हटाना है तो यहां से मुफ्त में शेयर देने पड़ेंगे इक्विटी को। तो जिसका पैसा था आज नहीं तो कल घूम के फिर उसी के पास पहुंच जाएगा। कहानी समझ में आई। आज का तो काम चल गया, आज तो एक एंट्री डलवा दी। क्या एंट्री डलवा दी कि रिजर्व डेबिट करके सीआरआर बनवा दिया, समझ गया ना। लेकिन अब बैलेंस शीट में सीआरआर दिखेगा। जिसको भी जरा सी नॉलेज है तो वो सीआरआर देख के ही जान जाएगा ना, इसने रिजर्व से पैसा निकाल के इक्विटी की बाईबैक करी होगी, तभी सीआरआर है। बोलो बेटा। तो आज नहीं तो कल अगर ये सीआरआर हटाना है तो इसका एक ही उपाय है, इसका एक ही उपाय है। क्या करना पड़ेगा, बोनस शेयर देना होगा। और बोनस शेयर कैसे देते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसका पैसा था आज नहीं तो कल घूम के फिर उसी के पास पहुंच जाएगा। तो ये है इंटरनल फाइनेंसिंग। अब बताओ, बात समझ में आई। बताओ बाईबैक का मतलब क्या हुआ, जब कोई कंपनी कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बचाने के लिए मार्केट से अपना शेयर खुद ही खरीदने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हो, बाईबैक ऑफ शेयर। बाईबैक ऑफ शेयर के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो 2 जगह से ला सकते हो। पहला एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, क्या करें, डिफरेंट काइंड का शेयर इशू करें। व्हाट इज डिफरेंट काइंड, देयर आर 2 काइंड्स। इक्विटी पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट काइंड क्या हुआ, प्रेफरेंस। अच्छा दूसरा, या तो कहां से पैसे निकालें, फ्री रिजर्व से। कहां से बेटा, फ्री रिजर्व से। लेकिन फ्री रिजर्व से पैसे निकालेंगे तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर। सीआरआर का सारा लॉजिक मैंने बताया आपको, वो अल्टीमेटली आखिरी में उन्हीं को मिल जाएगा जिसका पैसा वो था। सीआरआर बना लेंगे। अच्छा अब पैसे की व्यवस्था हो गई तो पेमेंट करवा देंगे। अब जरा ये एंट्री देखो कितने बढ़िया समझ में आती है। ये देखो पहला, अब जैसे मैं बताऊं वैसे देखना, सारी एंट्री एक साथ नहीं देखोगे, जो मैं हाईलाइट करूंगा वही देखेंगे। बताओ सब बच्चे बोलो, शेयर इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो बाईबैक करने की इक्विटी शेयर टू, यही होगा ना। अब ये देखो यहां पे, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, यही हुआ है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं खाली वही देखना। ये देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, एंट्री यही हुई है। अब ये बीच में क्या है, बीच में सेक्शन 68 है, समझ आए। अब सेक्शन 68 कहता है पैसे की व्यवस्था करो। व्यवस्था करें तो व्यवस्था करने के लिए पहले ड्यू करके रोकना पड़ेगा, तो अनायास इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि हमें तो डबल एंट्री बनानी है। तो ये देखो आखिरी में होल्डर को डेबिट कर देते हैं।
अब ये बीच में पैसे की व्यवस्था हो रही है, बीच में या तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करोगे तो प्रेफरेंस से पैसा लेके आओगे, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। या तो इंटरनली फाइनेंस करोगे तो क्या एंट्री बनेगी? फ्री रिजर्व टू सीआरआर। ये किस बात की हुई? इंटरनल फाइनेंसिंग की। और फिर यहां से पेमेंट करवा देंगे। तो अब कुल मिला के एंट्री क्या हो रही है? पहले ड्यू करवाया, फिर पैसे अरेंज किया और आखिरी में पेमेंट करवा दी। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? अब बताओ ड्यू करवाने की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक फालतू में अकाउंट खोल लिया क्या? इक्विटी शेयर होल्डर। फिर पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, कहां कहां से? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर या फ्री रिजर्व डेबिट टू सीआरआर, और फिर पेमेंट करवा देंगे इक्विटी शेयर टू बैंक। और ये देखो आखिरी में सीआरआर एज इट इज पड़ा है, तो ये हमारी बैलेंस शीट में दिखेगा। हमें ऐसे भी क्वेश्चन करने होंगे जिसमें बैलेंस शीट बनानी होगी, तो सीआरआर उसमें दिखेगा। अगर मान लो उसी कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसी में बोनस भी दिलवा देगा तो सीआरआर खत्म हो जाएगा, वरना ये रहेगा। अब बताओ सारी कहानी समझ में आई? ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहां लिखा। अच्छा, अब अगली बात आती है, बताओ सीआरआर कहां से बनता है? कहां से? अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। फ्री रिजर्व जनरली दो होते हैं, कौन कौन सा? पहला जनरल रिजर्व, दूसरा पीएनएल। लेकिन इस चैप्टर के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व है। इस चैप्टर के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री रिजर्व है। क्योंकि बेटा जब आपने फाउंडेशन में पढ़ा था तो आपने यही पढ़ा था ना, सिक्योरिटी प्रीमियम में जितना पैसा चला गया उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, है ना। और उसी में एक पॉइंट ये भी आता था कि बाईबैक करने में हम यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इस चैप्टर के लिए फ्री रिजर्व क्या क्या हुआ? पहला जनरल रिजर्व, दूसरा पीएनएल, तीसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ कोई डाउट इसमें? अब बताओ बाईबैक का मतलब क्या हुआ? अपने शेयर मार्केट से खुद ही खरीदें तो ये हो गया बाईबैक। क्या उसमें समस्या आती है? आउटसाइडर का जो है पैसा वो फंसने के चांसेस होते हैं। कौन प्रोटेक्ट करेगा? सेक्शन 68 में क्या लिखा है? कहां कहां से पैसे लेंगे? या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कौन हो सकता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन अब जब क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें ऐसे लिखा होगा, देखो बाईबैक करने के लिए डिबेंचर इश्यू कर दिए। क्या कर दिए? और कहेगा एंट्री बनाओ। अब आपको जानबूझ के परेशान करेगा। तो सुनो, जब तुमने एंट्री मांगी है तो डिवेंचर इशू करने की तो मैं एंट्री लिखूंगा ही लिखूंगा ना, लेकिन वो पैसा बाईबैक में यूज नहीं हो सकता। इसकी टोपी उसके सर नहीं। एक लोन के बदले में दूसरा लोन, समझ आया ना? कौन सा पैसा यूज होगा? जब आप प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो वही पैसा यूज होगा, डिवेंचर वाला यूज नहीं होगा। एंट्री बनाओगे लेकिन उस पैसे को हम यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आई? अच्छा, फ्री रिजर्व का मतलब क्या क्या हुआ बोलो बेटा? पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब सुनो, कहने के लिए तीनों फ्री रिजर्व हैं, कहीं से कोई भी पैसा निकालो। लेकिन हम लोग के मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस लगते हैं उसमें पहले वो लोग यूज करते हैं जनरल रिजर्व, फिर पीएल, फिर हाथ लगाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे। तो क्यों उनसे पंगा लिया जाए? हम लोग भी ऐसे ही काम किया जाएगा, इसीलिए मैंने लिखवा दिया कि यूज हम लोग ऐसे करेंगे। बात समझ में आई? अच्छा, अब सुनो, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। हम लोग जब अभी क्वेश्चन करना शुरू ही करने अभी तो मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में हमेशा आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कौन सा? एक ही सवाल में उसको सारी नॉलेज चेक कर लेनी है ना आपकी, तो थोड़े पैसे का प्रेफरेंस इशू कराएगा, थोड़े का सीआरआर बनवाएगा, फिर आगे काम करेंगे। तो चलो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे। लिखो एक एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। लिखिए पॉइंट 1, बाईबैक हुआ है 2 लाख रुपए का। न्यू इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये हुआ है 1,80,000 का। फ्री रिजर्व ये है 150 के, और हमसे कहा जा रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर बाईबैक और ये रहा आपका आंसर।
हाँ बेटा, बैलेंस शीट टैली करेगी, लेकिन वो तो कहीं से भी कोई सा भी रिजर्व निकालोगे बैलेंस शीट टैली करेगी, लेकिन आपको ऐसे ही काम करना है। अपना मॉड्यूल देखना, उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगे हुए हैं। पहले रिजर्व यूज होता है, फिर पीएल यूज होता है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो, तो ये हुआ। अब ये बताओ जरा, इधर देखो बेटा सब बच्चे, बोलो आपको बाईबैक करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 2 लाख चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है न्यू इश्यू हुआ 180 का, तो इसका मतलब पूरा एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं हो पाया, तो इसका मतलब कुछ अपने पास रिजर्व पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? इसका मतलब रिजर्व से पैसे निकाल लेंगे। अब बताओ मुझे, पहली एंट्री बताओ क्या करूं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, आप भी लिखते रहो, इक्विटी शेयर होल्डर 2 लाख रुपए से being equity shares due for buyback. सेकेंड पॉइंट, अब बताओ सेकेंड एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, क्या एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 1,80,000 के प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने इशू किए। बीइंग प्रेफरेंस शेयर issued थर्ड पॉइंट बेटा, हाँ अब रिजर्व से पैसे निकालेंगे तो क्या एंट्री बनाओगे? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 20,000, जितने की जरूरत पड़ेगी उतना निकाल लेंगे। बीइंग CRR क्रिएटेड, और आखिरी में पेमेंट करवा देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीइंग पेमेंट मेड, being payment made। ठीक है बेटा, तो ये किया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं जरा। ये हो गया हम लोग के पास। अब चलो एक बात बताओ, ये बताओ, ये जो पैसे हम लाएंगे, सब लोग सोचो बेटा, ये जो पैसे हम लोग लाएंगे, चाहे प्रेफरेंस शेयर इशू करके चाहे रिजर्व से निकालेंगे, ये कितना पैसा लेके आओगे? जितने का बाईबैक कर रहे हैं उतना नहीं, उसकी फेस वैल्यू के बराबर। ये देखो, ये टेक्निकल पॉइंट है। देखो ये हम लोगों ने लिखा हुआ है, देखो अब ये देखिएगा क्या लिखा है। द कंपनी शुड इशू न्यू शेयर ऑफ डिफरेंट काइंड इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। अब आप बताओ, देखो इधर बाईबैक का मतलब पुराना शेयर खरीदा जाएगा। सीधी सी बात है, पुराना जब लिस्टिंग कराई होगी तो लिस्टिंग में फीस पड़ती है, तो सब 10 रुपए पे लिस्टिंग करा लेते हैं। लेकिन जब आज खरीदेंगे तो आज मार्केट रेट पे आदमी बेचेगा ना। तो जब भी प्रैक्टिकली बाईबैक किया जाता है तो कभी भी फेस वैल्यू पे नहीं होता। लेकिन ये जो अरेंजमेंट था ये किस बात का था? केवल फेस वैल्यू का ना। क्या पता 10 रुपए का शेयर 500 रुपए में बिक रहा हो, तो हमें तो और पैसे अरेंज करने हैं ना। बोलो बेटा, समझ में नहीं? तो अब बताओ,
अब ये बताइए मुझे कि प्रैक्टिकल, ये तो हमने पढ़ लिया कि जब इक्विटी शेयर को बाई बैक करेंगे तो बाई बैक करने के लिए फेस वैल्यू का पैसा कहां से लेके आएंगे? या तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करेंगे या तो इंटरनल फाइनेंसिंग करेंगे, वहां से लेके आएंगे। लेकिन अब प्रैक्टिकली तो बात ये होती है, फेस वैल्यू पूछता ही कौन है? फेस वैल्यू पता नहीं कब का शेयर था, कितने पे गया। आप बताओ, शेयर मार्केट में सुनते भी हो तो क्या फेस वैल्यू सुनते हो कि मार्केट वैल्यू? तो अगर कोई अपना शेयर बेचेगा तो किस पे बेचेगा? मार्केट वैल्यू पे, और वो भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तब न बेचेगा वो। तो प्रैक्टिकली फेस वैल्यू पे शेयर नहीं बिकता, किस पे बिकता है? मार्केट वैल्यू पे। तो हमें प्रीमियम का इंतजाम करना पड़ेगा भाई। जितने फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे देंगे वो क्या होगा? प्रीमियम होगा। तो हमें प्रीमियम का इंतजाम करना पड़ेगा ना। तो अगला कंसेप्ट है हाउ टू अरेंज प्रीमियम। समझ आए? लिखिए जरा। और अब इसको लिखने के बाद फिर हम लोग और काम कर पाएंगे। लिखिए जरा, एडिशनल कंसेप्ट टू बी कंसीडर्ड। जिसमें हम लोग पहले करेंगे कंसेप्ट 1, जिसमें प्रीमियम के बारे में लिखो। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन बाईबैक। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन बाईबैक। लिखो बेटा। इफ ऑफर्ड प्राइस फॉर बाईबैक is higher than face value per share, then excess of payment over face value shall be recognized as premium on buyback of share it should be considered as loss for company and it will be written off out of free reserve following entry shall be passed। क्या क्या? सबसे पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर बीइंग, इसमें प्रीमियम भी डेबिट करना था तो ऊपर लिख लो, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर बाईबैक। सेकेंड पॉइंट, अब पैसे अरेंज करे जाएंगे तो अरेंज करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीइंग प्रेफरेंस शेयर इशूड
या इसके अलावा रिजर्व से पैसा निकालेंगे तो फ्री रिजर्व, डेबिट टू CRR, being CRR created. Third point, free reserve account debit to premium on buyback, being loss written off, और अब करवा देंगे पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। being payment made, being payment made। चलो अब बताओ इसमें क्या कंसेप्ट पड़ा, बताओ प्रैक्टिकली कोई शेयर बेटा फेस वैल्यू पे बाई बैक होगा किसी शेयर का? बोलो सब लोग, नहीं ना। किस पे होगा? फेस वैल्यू से ज्यादा पे। तो फेस वैल्यू से जितने ज्यादा पैसे पे बाईबैक होगा उसको क्या बोलोगे? प्रीमियम ऑन बाईबैक। अब उसका पैसा कहां से लाया जाए? तो उसके लिए कहा गया फ्री रिजर्व से। इधर स्क्रीन पे देखो तो समझ में आ जाएगा। जैसे मानो ये देखो, इधर 10 रुपए का शेयर था, 40 और हमने बोला 50 रुपए में हम बाईबैक करेंगे। तो अब एंट्री करी जाएगी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब आप बताओ, अगर बाई बैक प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो प्रीमियम क्या है? एक्सपेंस है ना, लॉस है ना। लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, डेबिट कर दिया। अब पैसे की व्यवस्था होगी तो ये देखो इधर, पहले इस 10 रुपए की व्यवस्था होगी। 10 रुपए क्या है? फेस वैल्यू। तो या तो ये 10 रुपए आप प्रेफरेंस से लेके आ जाओगे, या तो ये 10 रुपए आप CRR बना लोगे, ठीक है। और लेकिन देना कितना है? देने तो 50 रुपए है, देने तो 50 रुपए है ना बेटा। तो अभी कितने की व्यवस्था हो पाई? 10 की। अब 40 और चाहिए, तो कहा गया वो 40 कहां से निकालेंगे? फ्री रिजर्व से। कहां से? फ्री रिजर्व से। तो 40 यहां से निकाल के अब ये पूरी पेमेंट हो जाएगी 50 की। बात समझ में आ गई? तो पहली एंट्री ड्यू करवाने की एंट्री हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा एक्सटर्नल फाइनेंस की एंट्री, इंटरनल फाइनेंस की एंट्री, फिर प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री, और फिर पेमेंट करने की एंट्री, मतलब फिर पेमेंट करने की एंट्री। अब बताओ, पहले यहां तक बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सर जब प्रीमियम देंगे तो उससे वो प्रीमियम अगर हम रिजर्व से दे रहे हैं तो उसमें भी तो इक्विटी शेयर होल्डर का लॉस हो रहा है ना। अरे एक बात यहां तक आती नहीं है? बताओ कि अभी मैंने क्या लॉजिक दिया था, रिजर्व से पैसे निकालेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए CRR बनवा दे रहे हैं। बोलो बेटा, तो अभी जब पैसा निकाल लिया तभी तो इक्विटी शेयर होल्डर का नुकसान हो रहा है ना। तो लेकिन यहां लॉ हमारा क्या अज्यूम करता है? लॉ कहता है जब तुमने खरीदा था शेयर तो क्या दिया होगा कंपनी को? फेस वैल्यू। तो तुम किसके जिम्मेदार हो? फेस वैल्यू तक के ही जिम्मेदार हो। समझ आया ना बेटा? बाकी पैसे हम रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। बोलो सबको यहां तक क्लियर हो गया? अब आज बेटा यहीं तक, अब दूसरी क्लास करो, कल आगे से इसके क्वेश्चन होंगे।